आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है श्री विजय श्री जी द्वारा लिखित कहानी अनुपमा गांगुली का चौथा प्यार। 8 महीने के देबू को कंधे से लगाए अनुपमा गांगुली जब नैहाटी जंक्शन पहुंची तो 9:15 वाली लोकल ट्रेन पटरियों पर रेंगने लगी थी। उसने तुरंत खुद को कोसना भेजा। कैसी गूढ़ मगज हो, वक्त का जरा अंदाज नहीं। कल भी कुछ फरलांग की दूरी पर थी और ट्रेन सामने ही धड़धड़ाती गुजर गई। फिर सारा दिन का कोसना कल्पना, किसी पहने नश्तर की तरह मन प्राण में पैवस्त होता एक अबूझ खालीपन जिसका कोई पार नहीं। अपनी कल की हालत को याद कर उसे घबराहट होने लगी। वही सब आज फिर नहीं। उसने इरादा किया और इससे पहले कि ट्रेन रफ्तार पकड़ती, बिना एक पल गंवाए साड़ी के पल्लू को कमर में खोस कर वह ट्रेन की गति के साथ दौड़ पड़ी। यह सम्मोहन और बेलगाम चाहतों की दौड़ थी। ट्रेन का छूट जाना आज मंजूर न था। इस दौड़ में कंधे पर सोया देबू बांह पर खिसक आया था। थोड़ी सी भी चूक जानलेवा हो सकती थी, लेकिन उसे अपनी यूं जोखिम उठाने पर कोई ताज्जुब नहीं हुआ। प्रेमिकाएं कच्चे घड़े का अवलंबन लिए उफनते दरिया में कूद पड़ती हैं। उसने अपनी बाह में देबू को कसकर दबोच लिया, पायदान पर पांव जमाया और ठीक अगले ही क्षण पोल पर झूलती हुई बिल्ली सी खूंखार फुर्ती के साथ अंदर समा गई। उसे लगा वो बेकार ही डरती थी। कितनी औरतें तो रोज ऐसा करती हैं। दौड़ती लोकल पकड़ना उसके लिए बिल्कुल सरल सा काम था, ठीक इतना ही सरल जितना आजकल उसके लिए किसी औरत को देखने भर से उसकी ब्रेजियर का साइज जान लेना है। यह ख्याल आते ही उसका मन हंसने को हुआ। अरे कैसी बेहुदा नौकरी है, कितनी ऊल जलूल सी बातें मन में आती हैं। ठसम ठस भीड़ थी। उसे बैरकपुर का इंतज़ार था। अभी पूरे 20 मिनट बाकी थे। तकरीबन 1 घंटे के सफ़र में बस ये 20 मिनट ही उसे असह्य थे। बाकी समय तो फुर्र से उड़ जाना था। अगर आज भी वह यह लोकल न पकड़ पाती तो उसकी सारी चेतना इस अप्रिय पतों पर ठहर गई। एक सयानी औरत के केचुल में लिपटी अंधी प्रेयसी उद्विग्न हो उठी तो दिन पहाड़ सा होता उस सलोने आदमी को देखे बिना एकदम फीका और बेरंग। बाहर की सयानी औरत को यह उद्विग्नता फिजूल लगती है। उसने डपट कर कहा, कैसा फितूर है, तुम्हें उसके सिवा कुछ सूझता भी है? नहीं सूझता। प्रेयसी ढीठ और बेफिक्र है। मैं उसके प्रेम में हूँ। चौथी बार सयानी औरत विद्रूपता से मुस्कुराने लगती है। क्या हर्ज है? प्रेयसी मोहब्बत के फलसफे जानती है। उसे जिरा पैरवी करने से गुरेज नहीं। अगर एक बार तो चौथी बार क्यों नहीं? सही पात्र न मिले तो 100 बार भी लाजिम है। सयानी औरत पूछती है, मगर किस बिना पर? कोई भला आदमी इस दमघोटू लोकल में उसके रोते बच्चे को बहला दे और उसके बदले वो अपनी तमाम सोच उसके नाम लिख दे, सिर्फ इसलिए तो नहीं। प्रेसी को दम्भ है। वह सब जानती है। जो कुछ भी मोहब्बत में है वह यकीन से कहती है। लेकिन अगर वो भला आदमी किसी उद्धारक की तरह इस लोकल की सारी उलझनों से उबार ले, तब तो सपने उसके नाम किए जा सकते हैं ना। सयानी औरत मुतमईन न हुई मगर खामोश हो गई। प्रेयसी उस भले आदमी की उदारताओं को सोचने लगी। जब देबू लोकल की इस निर्दयी भीड़ में दूध के लिए उसकी छातियां ढूंढने लगता है और वह लज्जा से मरी जाती है, तो नज़दीक बैठा हुआ भला आदमी कैसे उसके लिए अपने अखबार की एक सुरक्षित दीवार चुन देता है। उसकी एक सिसकारी से बिना देखे ही वह कैसे जान लेता है कि देबू खटखना हो गया है। रबर की उन रंगीन चाबियों अर्थात टीथिंग कीज को याद करके वह कृतज्ञ हो उठी जिन्हें उसने देबू के हाथ में थमाया था। कौन कहता है पुरुष का प्रेम आंखों से और स्त्री का कानों से शुरू होता है? उसने तो कभी उसे आंख भर देखा भी नहीं, न कभी उनके बीच प्रेम जैसे किसी शब्द का कोई संवाद हुआ था। अचानक उसे लगा कि कंधे पर लटके जूट के थैले में वाइब्रेशन मोड पर लगा मोबाइल बहुत देर से गुर्रा रहा है। उस तरफ उसका ध्यान ही ना था। थैले में बहुत सी चीज़ें थीं। प्लास्टिक का लंच बॉक्स, बेबी पाउडर, डायपर, एक पुड़िया में बंधा सेरेलेक, तौलिया, पानी की बोतल। उसने उंगलियों से टोह कर मोबाइल को बाहर खींच लिया।
मोबाइल गुर्रा कर खामोश हो चुका था। 6 मिस्ड कॉल। सुरंजन आजकल खूब फ़ोन करता है, दिन में 2-1 बार तो ज़रूर ही। उठाते ही बेसिर पहन के 20 सवाल। देबू बिल्कुल मुझ पर पड़ा है, न दूध भात खाता है न और कुछ। उसके बाल छिलवा देंगे तो बाल अब की भी घुंघराले आएंगे ना। अच्छा, कितने दिन में वो मुझे पहचानने लगेगा। और सोच रही थी इन बेजा सवालों में कोई एक भी उसके लिए है। घंटियों जैसी वो हंसी जिस पर सुरंजन मर मिटा था, देबू की किलकारियों में जज्ब हो गई है, जिन्हें सुन लेने को वो आजकल खूब बेसब्र हुआ करता है। कैसे अचानक ही हमारे प्रेम का विस्थापन किसी दूसरे पर हो जाता है। बाप बनते ही मर्द आखिर बौरा क्यों जाते हैं, बिना किसी शारीरिक परिवर्तन के ऐसा हृदय परिवर्तन। इन अर्थों में पितृत्व माँ होने से कहीं ऊपर है। उसे अपने पिता होने की याद हो आई और सुरंजन पर श्रद्धा होने लगी। किंतु अगले ही पल उसने सोचा, कितना कहा था कि नौकरी के लिए बाहर न जाओ। एक बार मुल्क छोड़कर आदमी सारी उम्र के लिए परदेश का हो जाता है। मगर सुरंजन ने उसे समझाया, 70,000 तनख्वाह है, ओवर टाइम अलग, खा पीकर भी लाख रुपए कहीं नहीं गए। सुनकर उसकी आंखें फैल गई थीं। उसने खुद को आश्वस्त किया, 1.5 साल ही तो हैं, कट जाएंगे। फिर वह उस बाड़ी में नहीं रहेगी, एक ऊंची छत वाला खुला मकान लेगी। सुरंजन के चले जाने के 15 दिनों बाद उसे अपने घर की खबर हुई। इतनी जल्दी जाने किस लिपत में फंस गई। पता होता तो सुरंजन को कभी जाने न देती। उसने देबू को देखा। देबू ने होंठ दूध पीने की मुद्रा में सिकोड़ रखे हैं। बीच बीच में वो अपने होठों को चलाने लगता है। उसे उस पर लाड़ आने लगा। देबू है भी कितना प्यारा, गोल मटोल गदगदे खरगोश सा, बिल्कुल सुरंजन पर पड़ा है। वैसे ही नाक, माथा और उजला रंग। वो रोज कानी उंगली से उसके माथे के बीचों बीच एक नज़रबट्टू रख देती है। घर छोड़ने से पहले यह आखिरी काम है जिसे वह कभी नहीं भूलती। उसने देबू को प्यार से चूम लिया। फिर याद आया, सोते बच्चे को प्यार नहीं करना चाहिए। मोबाइल दोबारा गुर्राने लगा था। एक बारगी मन हुआ बात कर ले, मगर बैरकपुर आने को है। पर बात पर बात निकलती गई तो जाने कितनी देर लगे और फिर बैरकपुर। उसने मोबाइल को गुर्राने दिया। अब तक वह भीड़ के जटिल चक्रव्यूह को बेद कर खड़े होने लायक जगह बना चुकी थी, लेकिन उसे पूरी आशंका थी कि अगले स्टेशन पर भीड़ का कोई रेला आएगा और उसे कहीं भी पटक देगा। किसी की बदबूदार सांसों से जी घिन्ना जाएगा, किसी की गलीज उंगलियां उसकी रान को छूती गुजर जाएंगी, कितना ही शरीर को सिकोड़ेगी। किसी का गुस्ताख कंधा उसके जिस्म को छीलता निकल जाएगा, या किसी के जूते के तले उसका पांव कुचल जाएगा। सारी धक्का पेल में बाकी दिनों से जुदा देबू आज कंधे पर चुप सोया पड़ा था। फिर से बुखार तो नहीं? उसने बुशर्ट के भीतर हाथ सरकाकर तसल्ली की। उसका बदन पसीने से तर था, जैसे अभी हरारत टूटी हो। उसके माथे, नाक, होठों के ऊपर पसीने की बूंदें ओस कणों की तरह उभर आई थीं। और कोई दिन होता तो भीड़ और गर्मी से आक्रांत होकर वह बुक्का फाड़ कर रोने लगता। रोते रोते इस कदर बिछलता कि फिर ब्लाउज के हुक खोले बिना त्राण नहीं। उसकी शिकायत कोई हो, मगर ज़रूरत एक ही है। वह कभी भी कहीं भी आक्रामक ढंग से उसकी छातियाँ टटोलने लगता। उसका रोना जितना प्रचंड होता, उसी अनुपात में दूध के लिए उसकी आक्रामकता। ऐसे समय उसके जिस्म में चींटियाँ सी रेंगने लगती हैं और दिल अपनी ओर से दाईं तरफ झुक जाता है। उसे कुछ नहीं सूझता कि वह क्या करे। वह सपनों में देखती कि देबू के 4 छोटे धवल दांत किसी दैत्य की तरह लंबे और नुकीले हो गए हैं। उसके नाखून बहुत तेज, पैने और धारदार हैं। किसी जिद में उसने उसके ब्लाउज के दांतों और नाखूनों से चींट कर रख दिया है। हुजूम का हुजूम आंखें फाड़े उसे घूर रहा है और वह दोनों हाथों से अपनी छातियों को ढांपे हुए दोहरी होती जा रही है। कभी देखती, जाने किस हड़बड़ी में दूध पिलाने के बाद ब्लाउज के हुक लगाना भूल गई है। हवा का कोई निर्लज्ज थपेड़ा उसका पल्लू उड़ाए जा रहा है। बहुत से आदमी औरत उसकी नग्नता पर हंसी ठट्ठा कर रहे हैं। इन सपनों ने मारे डर के उसकी नींदें उड़ा दी थीं। एहसान उस भले आदमी का जिसने उसे उबार लिया।
अपने सपनों में आजकल वह देखती है एक लंबी अकेली सड़क जिसके दोनों ओर यूकेलिप्टस की कतारें हैं। सड़क के दूसरे छोर पर एक दिव्य पुरुष की छाया उसे व्यग्र प्रेमी की तरह पुकार रही है और वह उस आवाज़ को पहचान कर बेतहाशा दौड़ रही है। सरपट भागती लोकल किसी स्टेशन पर रुकी। उसने झांक कर देखा, श्यामनगर। अगला स्टेशन बैरकपुर होगा। वह संभल गई। बस 10 मिनट और देबू यूं ही सोता रहे। ट्रेन में रोज का परिचित माहौल था। आनंद बाजार के पन्ने रुचि और रुझान के हिसाब से बांट लिए गए थे। कुछ हाथों में अंग्रेजी अखबार थे। उन चेहरों पर ज़हीनियत की ठसक थी। दाईं तरफ की एक सीट पर कुछ नौकरी पेशा मर्द ताश के पत्तों को जापानी पंखों की तरह हवा में हाथों में फैलाए जोशो खरोश के साथ स्वीप की बाजी में मशगूल थे। छुट्टी के दिन सुरंजन बाड़ी के दोस्तों के साथ दिन भर ताश की बाजियों में लगा रहता था और चाय पर चाय मांगता था। उसे सुरंजन पर खूब खींच होती थी। ग्रैब हैंडलों पर झूलते कुछ नए लड़के शाम को होने वाले क्रिकेट मैच की हार जीत पर कयास लगा रहे थे। उसके निकट ही बगलों में झोले दबाए 2 औरतें बड़ी देर से बढ़ती महंगाई पर अपना दुखड़ा साझा कर रही थीं। औरतें कितना बोलती हैं, इसीलिए उसे जनाना डिब्बों से खासा परहेज है। अचानक उसने अपनी पीठ के निचले हिस्से पर कोई सख्त दबाव महसूस किया। एक लिजलिजी छिपकली सी समूचे बदन पर रेंग गई। उसने मुड़कर देखा। एक बड़ा सा डोल लिए कोई 16-17 साल का लड़का था। उसके कपड़ों से छेने की खटास भरी गंध उठ रही थी। होठों के ऊपर बालों की विरल रेखा भी जमने ही लगी थी और आंखों में सारे जहान की वहशियत और नदीदापन। ये वो कुत्सित और भेदक आंखें थीं जो किसी औरत के बुर्के के पार भी झांक सकती हैं। घृणा से उसका बदन फरफरा उठा। अभी वह होता तो इस दुष्ट लड़के पर चढ़े कामुक प्रेत को एक झापड़ में झाड़ देता। उस भले आदमी की निर्विकार आंखें उसकी आंखों में मुस्कुराने लगी। वह कितना सज्जन और शालीन है। और चुपचाप 2 सीटों के बीच की तंग जगह में खिड़की से सटकर खड़ी हो गई। खिड़की वाली सीट पर दोहरी देह की एक औरत बैठी ऊँग रही थी। उसकी बगल में ज़रूरत से कुछ अधिक ही तनकर बैठा मरघिल्ला सा आदमी शायद उसका पति था, जो दुबलेपन की अपनी हीनता को मूँछों में पहने खम देकर काफूर कर देना चाहता था, मगर बावजूद इसके उसके चेहरे पर कतई रुआब न था। मोटी औरत उस पर ढही जा रही थी। उसके ब्लाउज की तंग बाहों से छितराया हुआ गोश्त और बाहर को उबली पड़ती उपलों सी छातियाँ। 38। उसने अनुमान लगाया और मुस्करा दी। चाय गौरम। टेर लगाता चाय वाला भीड़ में गरियारा बनाकर इसी तरफ को आ रहा था। इतनी गर्मी में गर्म चाय। सुरंजन जेठ की गर्मी में उसके सारी नानुकुर और झल्लाहट के बाद भी उसे दबोच लेता है। बाड़ी की नीची छत और नीचे उतर आती है। गर्मी गर्मी को मारती है। कैसी उल्टी बात है। वह साड़ी के छोर से चीकट हुआ ही गर्दन को पोंछने लगी। चाय वाला उसकी तरफ आस भरी नज़र से देख रहा है। उसे जाने क्यों सुरंजन और चाय वाला बिल्कुल एक से लगे। उसे लगा चाय वाला अपनी निरी मुस्कुराहट फेंक कर कह रहा है, एक चाय ले लो जी, गर्मी गर्मी को मारती है। उसने हिकारत से मुंह फेर लिया। पीछे झाल मुड़ी वाला अपना खोमचा लिए तैयार था। कच्चे तेल की झांस गर्मी से कुछ बेहतर थी। ऐसे माहौल में लोग खाते भी कैसे होंगे। इस समय उसके पेट में तंदूर सा जल रहा था। सुबह जल्दी में कुछ भी खाकर नहीं चली थी। सवेरे की मसरूफियत और ज़रूरतों में खाना ही उसे गौण लगता है। उसके थैले में दोपहर के लिए जल्दबाजी में बनाए गए 2 पराठे और लाल मिर्च का अचार था। कुछ दूर 2 कमसिन लड़कियां मुंह जोड़े कुछ फुसफुसा रही थीं। वे बहुत धीमी आवाज़ में कुछ कहती, फिर बहुत ज़ोर से हंस पड़ती। इस उम्र में लड़कियां फुसफुसाकर बतियाना सीख जाती हैं। उसे उनकी हंसी पर रश्क हुआ। उसे याद आने लगी अपनी हमजोलियाँ और ऐसी ही बेवजह की खिलखिलाहटें। ढेले मारकर शहतूत और झरबेरियाँ गिराना और उन पर टूट पड़ना। स्कूल कैंपस और घुंघराले बालों वाले म्यूज़िक सर। उसे याद आ रहा था उनका गिटार बजाते हुए झूम कर गाना, ओ सुजियाना नाउ डोंट यू क्राई फॉर मी। होठों ही होठों में हठात गुनगुनाने लगी, फॉर आई कम फ्रॉम अलाबामा विद माई बैंजो ऑन माई नी।
उसे अचंभा हुआ। सालों पुराना सुजियाना गीत उसे याद है। बोर्ड पर सरगम लिखते समय उसे गुम देखकर अक्सर म्यूजिक सर उसकी गर्दन के ठीक नीचे चौक का टुकड़ा खींच मारते। पामेला, अंतरा सुनाओ। उन्नत शिखरों के बीच दर्रे में चौक कहीं फंस जाती और शर्म से उसकी कनपटियां लाल हो आती। वहीं खुद पर गुरूर भी होता कि उतनी लड़कियों के बीच म्यूजिक सर ने अपनी इस दिलकश खुराफात के लिए उसी को चुना। उसे इल्म था कि उसकी कौन सी खूबी पर म्यूजिक सर उसे पामेला बुलाते हैं। अपनी कमीज को 2 इंच सिलाई लगाकर, स्कर्ट को 2.5 इंच छांट कर उसने भी पामेला बनने में कसर न छोड़ी। स्कूल छोड़ते समय म्यूजिक सर ने बड़े लाड से उसके गाल पर चपत लगाई थी। बहुत दिनों तक उसे लगा कि म्यूजिक सर अपनी गर्म उंगलियां वहीं उसके गाल पर छोड़ गए हैं। कोई साल भर बाद इस सम्मोहन को मोहल्ले के एक जाबाज छोकरे ने तोड़ दिया, जो उसकी एक झलक के लिए घंटों छत पर तपा करता और उसके पीछे फर्राटे से स्कूटर घुमाता। इस हिमाकत पर एक दिन उसे बेतरह पीटा गया। रंजन से मिलना भी उसके लिए कुछ कम रोमांचक न था। वह लोकल में उसके बिल्कुल नज़दीक खड़ा था और उसने पूछा था, कोताही नाम बे? बिना सोचे ही वह तपाक से बोल पड़ी, अनुपमा झा। सुरंजन के साथ बाकी सब भी ही कर हंस पड़े थे। वह खिसिया कर रह गई थी। उसने सोचा था इस शहर में बांग्ला सीखे बिना गुजर नहीं। बात की बात में सुरंजन से मुलाकातों का सिलसिला चल निकला और बहुत जल्द वह अनुपमा गांगुली बन गई। लोकल की रफ्तार धीमी पड़ने लगी थी और धड़कनों की तेज। बैरकपुर आ गया था। उसकी नज़र गिद्ध की तरह प्लेटफार्म पर चिपक गई। एक दूसरे को धकियाते लोग ही लोग, जैसे मधुमक्खियों के छत्ते पर किसी ने ढेला मार दिया हो और वह पगलाई सी उड़ती फिर रही हो। उसने नज़रें गाड़ कर देखा, वो कहीं नहीं था। उसकी बेचैनी फनफना कर बेकाबू हो रही थी। वह आया क्यों नहीं? कहीं बुखार उखार तो नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि आज वो अपनी ट्रेन गंवा बैठा हो? आशंकाओं के पीछे भागते उसकी सांस फूलने लगी। काश ये आखिरी स्टेशन होता तो वो बाहर निकलकर उसे ढूंढने लगती। मोटी औरत जागकर आंखें मल रही थी। उसने अपने भारी भरकम हाथ से उसे टटोह कर अपनी जगह बैठने का इशारा किया और अपना कुल वजन घुटनों पर तौलती हुई उठ खड़ी हुई। इस वक्त उसकी टांगें जवाब दे रही थीं। वह बेजान सी सीट पर फैल गई। बैरकपुर पीछे छूट रहा था। वह खिड़की से बाहर ताकने लगी। दृश्य तेजी से बदल रहे थे। पोखर में नहाती भैंसें, काई जमी खपरेलें, बेढब झोंपड़े, खजूर और केले के दरख्त और उन पर लटकी गाछें, मुंडेरों पर बैठे पीली आंखों वाले नंग धड़ंग बच्चे, कीचड़ में लौटते सुअर, पटरियों के नज़दीक कुड़कुड़ाती मुर्गियां, घरों के उपेक्षित पिछवाड़े, बिना पलस्तर की दीवारें और उन पर लिखे खोई ताकत और जवानी वापस लौटाने वाले हकीनों के पते, निरमा साबुन और घोड़ा बीड़ी के विज्ञापन, क्रॉसिंग पर इंतजार करते वाहनों की कतारें। बराबर से कानों में हल्ला मचाती एक मालगाड़ी गुजर गई। देबू चूक कर जाग गया। वह अपनी अबोध आंखों से दुनिया देख रहा था। वह सोचने लगी, जब देबू पैदा हुआ था उसे लगता था अब और कोई चाह बाकी नहीं। ऐसा ही सुरंजन को पाकर भी लगा था। अब कुछ और नहीं चाहिए। कहते कहते मन कितना कुछ चाहता है। हवा की तुरशी से या किसी और बात से उसकी आंखों में पानी छलक उठा। सियालदह उतरी तो गला सूख रहा था। उसने झोले में रखी पानी की बोतल से गला तर किया। उसे प्यास लगी थी, लेकिन पानी खारा और कुनकुना सा था। सूरज अभी से सिर पर था। रात थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी। खुलकर बरस जाता तो कुछ राहत होती। वह रिक्शा देखने लगी। नज़दीक ही छाँव में सुस्ताता रिक्शे वाला शायद बीड़ी पीने की फिराक में था, लेकिन सवारी देखकर उसने वापस बीड़ी अपने कान पर अटका ली। कैनिंग स्ट्रीट। रिक्शे वाला गमछे से पसीना पोंछकर बोला, 10 टका। उसने छिपे छिपे साड़ी की चुन्नटें ठीक की और बिना हील हुज्जत के बैठ गई। रास्ते भर उसकी बंजारन आंखें सड़क छानती रहीं, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारी कोई प्रिय चीज़ कहीं खो जाए और हम उसके मोह में उसे असंभावित जगहों पर भी खोजते रहें।
दुकानों के पिछवाड़े संकरी गली के मुहाने पर जाने कब से रंग रोगन को तरसती गंदली सी इमारत थी। उसके ठीक सामने गंधाता हुआ सार्वजनिक शौचालय। वह पल्लू से नाक भींचकर पहले तल्ले पर चढ़ गई। एक मैली कुचैली अधेड़ औरत दौड़ी आई। आजा एता दूरा। वह फीकी सी मुस्कान मुस्करा दी। बिना खिड़कियों वाला हॉलनुमा कमरा था, मगर छत ऊंची थी। लकड़ी के नंगे तख्त पर आधे हिस्से में प्लास्टिक का बिछावन था। उस पर 2 छोटे बच्चे सोए पड़े थे। फर्श पर एक बड़ी चटाई बिछी थी। एक 8-10 महीने का बच्चा घुटनों के बल रेंग रहा था। वह हवा भरे रबड़ के बबुए को अपनी नन्ही हथेलियों में भर लेना चाहता था। एक कोने में बांस के हिंडोले में एक बच्ची गला फाड़कर रो रही थी। अधेड़ औरत एक हाथ से हिंडोले को और दूसरे हाथ में झुंझुना हिलाती उसे पुचकार रही थी। नेक औरत है, देबू को ऐसे ही दुलार करती होगी, उसने सोचा और दीवार की ओर मुंह करके चटाई पर बैठकर देबू को छाती से लगा लिया। 10 मिनट में ही वह तृप्त हो गया। उसने थैले में से एक छोटा आईना निकालकर रुमाल के कोनों से आंखों और होठों से नीचे बह आए काजल और लिपस्टिक को पोंछ दिया। अस्त व्यस्त हो गए बालों में उंगलियों की कंघी फिराकर चेहरे पर पाउडर पफ की एक और परत चढ़ा ली। दिवाकर सेठ हर बात में खुचड़ निकालता है। ऐसे नौ चलेगा, सेल्स गर्ल्स को स्मार्ट दिखना चाहिए। उसने देबू की दिन भर की ज़रूरत का सामान तख्त पर रख दिया, मगर जाने क्यों रबड़ की चाबियां निकालते निकालते थैले में वापस छोड़ दी। पौन घंटा देर। दिवाकर सेठ कुढ़ रहा होगा। उसने तेज कदमों से दुकान का रास्ता पकड़ लिया। परफेक्ट इनर वेयर्स। 10 बाई 20 की अच्छी खासी सुसज्जित दुकान थी। अंदर कदम रखते वक्त उसने अपने चेहरे पर ज़माने भर की दीनता और बेचारगी को पसर जाने दिया। उसने देखा रमला और निवेदिता अपनी जगह पकड़ चुकी हैं। साफ चमकते काउंटर के एकदम बीचों बीच दिवाकर सेठ की रिवॉल्विंग कुर्सी थी, या लेडीज जेंट्स को तकसीम करने वाला एक विभाजन बिंदु। कुर्सी के दोनों ओर मर्दाना और जनाना डमी थी। मर्दाना डमी पर वी शेप का नीला जांघिया और जनाना डमी पर उन्नाबी रंग की ब्रेसियर पैंटी। कुर्सी के सामने काउंटर पर कैलकुलेटर और कंप्यूटर बेज़रूरत ही रखे थे, क्योंकि दिवाकर सेठ को उनसे कोई सबब न था। वह मगज का शक्की और हिसाब का पक्का ऐसा शख्स था जिसे अपने अतिरिक्त किसी और पर यकीन न था। उसे अंदर दाखिल होते देख जुगाली करते हुए बाहर निकला और बेस्वाद हो चुके पान को पिच से कोने में थूक दिया। कोयट्टा बाजे। और घड़ी की ओर इशारा करके गुर्राया। सूखे होठों पर जुबान फिराकर उसने किसी तरह कहा 11। वह सोच चुकी थी कि इन दिनों बुखार का बहाना ही ठीक होगा। दद्दा अमा जोआर छीला। माकूल वजह सुनकर भी सेठ गुर्राता रहा। तुमी की भावछा आमी बोका चाकरी छोड़े घोरे बोशो। उसने चप्पलों के भीतर अपने पांव सिकोड़ लिए और अपना कंठ छूकर कहा सौती दद्दा। दिवाकर दे सेठ ने उसे अनसुना कर एक भरपूर जम्हाई ली और उससे उसके दांतों की विकृति साफ नजर आने लगी। उसने नीम उपेक्षित भाव से कहा ताले सौंध्या एक्स्ट्रा टाइम दुई। फरमान सुनकर उसे अपना दिल डूबता सा महसूस हुआ कि अब शाम की लोकल भी उससे मिलने की उम्मीद नहीं। निवेदिता ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा तो उसे उसकी मुस्कुराहट जहर की तरह लगी। निवेदिता उसे बहुत कुटिल और भोंडी सी लगती है। गहरी काट का गला और सीने में जबरन पैदा किया गया औचक नुकीलापन। उसे नज़रअंदाज कर वह चुपचाप काम में जुट गई, यह सोचते हुए कि शाम तक कोई जुगत लगाकर निकल लेगी। कभी कभी यह नौकरी उसे बहुत पकाऊ लगती है। सनक की हद तक औरतों की बेजा फरमाइशें। किसी को बैगनी धरती पर सफ़ेद फूल चाहिए, किसी को गुलाबी पर नीली बूंदकियाँ, किसी को सी थ्रू, किसी को पैडेड। सब की सब उसे बीमार लगती हैं। एक ने तो हद ही कर दी जब उसे घूरते हुए कहा तुम्हारा ब्रांड कौन सा है, वही दिखाओ। उसे बड़ा क्रोध आया कि ब्रांड में क्या रखा है। दिन भर यहाँ खाने तक की फुर्सत नहीं। काउंटर के पीछे छिपे छिपे बस किसी तरह ठूस लो। 4 बजे 2.5 इंची के डिस्पोजेबल में मटमैली सी चाय और 2 टिक्कड़ से बिस्कुट। या कभी दिवाकर सेठ बहुत खुश हुआ
तो तेल में डूबा एक सिंघाड़ा। सांस तिलक उसकी पिंडलियां दुखने लगती हैं, पीठ में अकड़न की तेज लहर सी उठती है, मगर उस भले आदमी को सोचते ही वह किसी अनिर्वचनीय खुशी से भर जाती है। एक मखसूस चेहरे पर उसकी देह, मन, बुद्धि सब दांव पर लगे हैं। आज वो आपे में नहीं है, हालांकि चौकोर खानों में डिब्बे पर डिब्बे जमाते उसके हाथ वहीं थे। एक से दूसरे पर थके हुए समूचे जिस्म का भार डालते उसके पांव वहीं पर थे। सनक भरी फरमाइशों पर झूठ मूठ मुस्कुराते होंठ वहीं पर थे। डिब्बों पर वांछित रंग और नंबर खोजती आंखें वहीं पर थीं, मगर औघड़ मन कहीं और रमा था। वह कभी प्लेटफार्म पर, कभी लोकल में, कभी सपने की उस लंबी अकेली सड़क पर भटक रहा था। 7 बजते उसने कातर स्वर में कहा, दादा ए बार आमी जाते दाओ। किंतु दिवाकर सेठ अपने फरमान पर दृढ़ था। उसने उसकी दरखास्त पर कोई तवज्जो न दी और उसे अनसुना करके जमा घटा करते हुए घुटनों पर रखे रजिस्टर के नीचे बदस्तूर अपनी रानें खुजाता रहा। उस समय वह उसे अपनी प्रेम कहानी के खलनायक के बजाय किसी खुजलिया कुत्ते की तरह जान पड़ा। दुकान छोड़ते वक्त उसका सारा जिस्म टूट रहा था। नक शिखांत एक स्तब्ध थकान, जिसे बुखार आने को हो। गठीले बदन का सारा करारापन ढुलमुला रहा था। उससे न मिल पाने की नाउम्मीदी ने मन को भी तोड़ दिया था। वह सुस्त कदमों से चलती हुई स्टेशन पहुंची। मन में किसी के मिल जाने की ललक न थी। ट्रेन पकड़ लेने की कोई जल्दी न थी। छूट भी गई तो क्या, दूसरी मिलेगी। उस समय काजल उसकी आंखों में कीचड़ की तरह पड़ा था। दिन भर बगलों ने जो पसीना उगला था, वह नीले ब्लाउज पर धब्बे बनकर बेतरतीब नक्शों सा उभर आया था। गर्दन पर टेल्कम पाउडर, गर्द और पसीने के मेल से धारियां बन गई थीं। बस गनीमत थी कि देबू को बुखार नहीं चढ़ा था, मगर वह बुरी तरह चिड़चिड़ा रहा था। ट्रेन छूटने में थोड़ी देर थी। खिड़की वाली जगह आसानी से मिल गई थी। देबू अपनी नन्ही उंगलियों से जूट के थैले पर टंकी सीपियों और कौड़ियों को उखाड़ लेने की मशक्कत कर रहा था। छत पर लगे पंखे की कोई पंखुड़ी टेढ़ी होकर शोर कर रही थी, खिटर खिटर। उसने खिड़की के सहारे सिर टिकाकर अपनी श्रांत आंखें मूंद लीं। जाने कब आंख लग गई और जब खुली तो देबू जोर से उसकी छाती पर अपनी उंगलियां और मुंह मार रहा था। खतरा भांप कर वो घबरा गई। ट्रेन खचाखच भर चुकी थी। पंखा लगातार शोर कर रहा था। उसने अपनी चारों तरफ देखा। अचानक आंखों में बिजली सी कौंध गई। वह उससे 2 हाथ के फासले पर पीठ किए खड़ा था, जिसके बारे में उसका ख्याल था कि वह उसका प्रेमी है, जिसकी आवाज़ सपने में उसे रोज पुकारती है। खुशी के अतिरेक से उसकी देह कांप गई। वह उसके इतने करीब था, वह हाथ बढ़ाकर उसे छू सकती थी। उसका जी हुआ उसे छूकर कहे, कल से कहाँ थे? देबू का रुदन और हमले तेज होने लगे थे, मगर अब उसे फिक्र क्यों हो? वह चट से सब संभाल लेगा, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं। देबू जोरों से चिंघाड़ने लगा था। इस समय रबर की चाबियां उसे बहलाने को ना काफ़ी थी। वह उसकी छातियां टकोर रहा था। वांछित चीज़ न मिलने पर उसने अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया था। रोते रोते उसका बदन ऐंठने लगा, मगर उद्धारक पीठ किए खड़ा था। उसे हुआ क्या है? ज़रूर ही वह नाराज़ है। कल उसे न पाकर वह उदास हो गया होगा। उसी का गुस्सा दिखा रहा है। सोचकर उसे और अच्छा लगा। वह अविरल उसे ताक रही थी। बस एक बार आंखें मिले तो आंखों आंखों में सारे गिले शिकवों की माफ़ी मांग ले कि अब ये नाराज़गी छोड़ भी दो, ऐसी भूल फिर नहीं होगी। देबू बेकाबू हो रहा था। अब रोते रोते गोद से बाहर निकला जा रहा था। उसका चेहरा लाल पड़ गया था। क्या ये सब वह नहीं देख रहा है? उसकी हर हरकत को पकड़ लेने वाला उसका मसीहा इतना उदासीन क्यों है? कैसी गुत्थी है, इतना गुस्सेल। उसकी आंखें बरसने को हो आईं। बैरकपुर करीब ही था। लोकल अपनी रफ्तार कम कर रही थी। थोड़ी देर में वह उतर जाएगा। उसका जी हो रहा था वह उसे झिझोड़ दे। वह ऐसा क्यों कर रहा है? देबू का रुदन अब असहनीय था। उसका सारा सम्मोहन टूट गया। उसने देखा उसका प्रेमी
अगली सीट पर बैठी एक लजीली सी औरत को बड़े एहतियात से सहारा देकर भीड़ से निकाल रहा था। उसकी मांग में ढेर सारा सिंदूर था और हाथ में शंख चूड़ा। वह पेट से थी। उसकी तरफ बिना किसी तवज्जो के वह यूं उतर गया जैसे उसे जानता ही नहीं। उसका कलेजा धक रह गया। कुछ देर को उसके देह दिमाग सब कुंद हो गए। देबू बदहवास हो रहा था। उसकी सांस चढ़ने लगी थी। लोग उसे अजीब नज़रों से घूर रहे थे। अचानक उसने देबू को कसकर अपनी गोद में भींच लिया। उसकी नसें सख्त हो गईं। उसने पल्लू फैलाकर एक पल में ब्लाउज के हुक खोल दिए। देबू नदीदा सा छाती से चिपट गया। अब उसके लिए वैसा वहाँ कोई न था। उसे किसी की शर्म न थी। उसके कानों में कोई आवाज़ न थी। बस दहाड़े मारता हुआ देबू था और वह थी। रबर की चाबियां मुट्ठी में फिजूल सी पड़ी थीं। उसने खिड़की से बाहर हाथ निकाला और मुट्ठी खोल दी। तो यह थी कहानी अनुपमा गांगुली का चौथा प्यार। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।